गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आज गद 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 का अध्याय 1 राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित रचना है राष्ट्र का स्वरूप। इसको पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्र के स्वरूप में मैंने प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक यह बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन 3 तत्वों से मिलकर बनता है वे 3 तत्व हैं: पृथ्वी अर्थात भूमि, जन और संस्कृति। भूमि को माता और स्वयं को उसका पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में विकास के लिए भूमि और जन का संबंध दृढ़ होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किया है। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। 3 तत्व कौन हैं? पहला तो तत्व दिया है भूमि, फिर लिखा है भूमि पर बसने वाला जन अर्थात जन मनुष्य, और फिर लिखा है जन की संस्कृति अर्थात संस्कृति। संस्कृति, जन और भूमि 3 तत्व है जिससे राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लिखा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है। वह अनंत काल से है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। उसके भौतिक रूप में क्या है? जो पृथ्वी का भौतिक रूप है, भौतिक स्वरूप जो है पृथ्वी 5 तत्वों से उसका भौतिक स्वरूप बना है: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। क्षिति माने धरती का जो अपना मिट्टी वाला रूप है, पावक माने अग्नि, जल, वायु, आकाश के द्वारा इसका भौतिक रूप बना है। सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना चाहिए। जो उसका भौतिक रूप है, धरती जो मिट्टी की बनी धरती है और उस धरती पर जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, प्राकृतिक संपदा, पेड़ पौधे हैं, उनके ये सौंदर्य हैं और उनकी ये समृद्धि। धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के जो है रत्न हैं। जैसे जल में भी, सागर समुद्र में भी रत्न हैं, पृथ्वी के गर्भ में। और इस प्रकार से जो है वो उनकी ये समृद्धि है। देखिए, समृद्धियों में दिया है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित ना होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। अनेक प्रकार की धातुएं मिलती हैं। दिन रात बहने वाली नदियां हैं। मिट्टी जो पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाती हैं, ये हैं। और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, मनोन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। नाना प्रकार के जो है नाना भांति के अनगढ़ नग हैं, बिना गढ़े हुए नग माने पर्वत हैं। तो ये सब जो है ये समृद्धि है किसके? धरती के। इसके प्रति हमें क्या होना चाहिए? सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमारा यह आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, पार्थिव माने मिट्टी के स्वरूप जो है, जो हमारे धरती पर स्थित जल है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, इसके प्रति हमें जो है अधिक जागृत होनी चाहिए। जितनी हम जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता भी बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर करें, पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विचारधारा भी है जो राष्ट्रीय है।
जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है, बिना जड़ की होती है। अर्थात हमारी जो विचारधारा है, वह पृथ्वी के साथ जुड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत माने आदि से लेके अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। पृथ्वी की उपयोगिता क्या है? पृथ्वी की गोद में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम रहते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पृथ्वी हमारा पोषण करती है। यह पृथ्वी की महिमा है जो हमारा पालन पोषण करती है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। माने पृथ्वी की सुंदरता को पहचाने, पृथ्वी के स्वरूप को जाने और पृथ्वी की सुरक्षा करें। इस प्रकार के कर्तव्य जो है कि पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, एक प्रकार से नहीं। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी की हर वस्तु को हमें संवर्धन करना चाहिए, माने उसकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया। माने सभी अंग में कौन कौन से अंग हैं? माने भूमि, जन और संस्कृति, ये तीनों जो अंग है सांगोपांग, माने सभी अंगों का हमें अध्ययन करना चाहिए। भूमि का अध्ययन करें, जन है जो भूमि पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, और जो लोगों की जो संस्कृति है, उस सब का हमें अध्ययन करना चाहिए। सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद और कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्र से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। करें उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए। ये भी पृथ्वी का एक अंग है कि जो प्रतिवर्ष बादल आकर के अपने अमृत जल से पृथ्वी को सींचते हैं, फिर पृथ्वी से जो है अंकुर फूट पड़ता है, वनस्पतियाँ निकलती हैं। इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित होकर के प्रत्येक तृणलता और तिनका और लता जो है वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी पृथ्वी के इस प्रकार से सभी अंगों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो हमें एक नया प्रकाश दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से मिट्टी के देह को सजाया है। इस सब का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, माने भविष्य में, जो हमारे भविष्य में जो आर्थिक उन्नति है, अभ्युदय में उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अर्थात इन सभी का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह हमारी जो भविष्य की उन्नति है, यह पृथ्वी के अध्ययन पर ही है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। उन्हें पृथ्वी की गोद में जो जन्म लेने वाले जड़ पत्थर हैं, यानी पहाड़ हैं, वह कुशल शिल्पी उसे सवार देता है तो अत्यधिक सुंदर लगने लगते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग हैं। नग माने पहाड़, अनेक प्रकार के बिना गढ़े हुए पहाड़ हैं। वो पहाड़ कहाँ हैं? विंध्य की नदियों के प्रवाह में, माने नदियों में हैं। विंध्य पर्वत के नदियों के बीच में पहाड़ हैं, नदियों में पहाड़ हैं, जो नदियों के प्रवाह से वह सूर्य की धूप की तरह चिलकते हैं, यानी चमकते रहते हैं। उनको क्या करता है, जब कोई चतुर कारीगर जब उन पहाड़ों को गढ़ता है, काटता है, पहलदार माने पहले कटाव पर लाते हैं, कारीगर जब पहले कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तब वह नदियों के में जो पड़ने वाले जो पहाड़ हैं, जब कारीगर उन्हें काट करके उसे सुंदर बनाता है, तो और भी वो सुंदर दिखने लगते हैं।
वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। करें कि जो पहाड़ के जो छोटे-छोटे पत्थर होते हैं, वो पत्थर नर नारियों के रूप मंडन माने रूप को संवारने में सहयोग करते हैं। उनके सौंदर्य प्रसाधन है, जो आभूषण हम बनते हैं, जिसमें नग पड़े रहते हैं आभूषण में। जैसे हमारा जो जो हमारे गहने हैं, जैसे हार में जो नग रहता है या जो नाक में पहनने वाला नथ है, कील है, उसमें जो नग है, ये सब पहाड़ों से बने हुए ही पहाड़ों के टुकड़े होते हैं। इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। ये सब छोटे-छोटे पत्थर का नग बना दिया जाता है, जो आभूषण में काम आता है। अतएव हमें इनका भी ज्ञान होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पड़ी है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल माने बीच में जो कुछ सामग्री है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में भी जैसे जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। माने सागर में भी जो जलचर एवं रत्नों की जो राशियां हैं, उनका भी हमें अध्ययन करें, उनको भी हम जानें। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक वह सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र के जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रिता न रहे, अर्थात खाली न रहे, रिक्त न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल माने अधिक समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि की अधिक समृद्धि और समग्र रूप से रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए जो है भूमि का अध्ययन करना आवश्यक है। अब राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में जो दूसरा अंग है, वो क्या है? जन है। अब दूसरा अंग जो है पृथ्वी का राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा अंग जन है। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। देखिए, करें कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, बनता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अर्थात जन रूपी पुत्र नहीं है तो पृथ्वी माँ की संज्ञा कैसे प्राप्त करेगी, माता कैसे बनेगी। इसलिए माता बनने के लिए पुत्र का होना जरूरी है। तो जन कौन है? पुत्र है, प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। सूत्र कौन सा है कि भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही सूत्र है। तो यह सूत्र अगर प्रत्येक जन के हृदय में रहे तो राष्ट्रीयता की का अनुभव अगर हो तो यही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है कि मैं पृथ्वी का माता हूँ और पृथ्वी का पुत्र हूँ, पृथ्वी मेरी माता है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़वत होता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथिव्यः, नमो मातृ पृथिव्यः। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। करे कि यह प्रणाम भाव ही मनुष्य के और पृथ्वी का जो है दृढ़ मजबूत बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। कौन सा
कौन सा मर्यादा है कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। जो इन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है, माने बिना कार्य के, बिना फल का धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। माने स्वार्थ के लिए माता से पुत्र प्रेम नहीं करता। अगर स्वार्थ के लिए माता से पुत्र प्रेम करता है तो पुत्र का पतन होता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माने मातृभूमि से संबंध जोड़ने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। देखिए, अब यहाँ पर है कि राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव के द्वारा ही संभव है। तो जिस तरह से कि माता होती है कि अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार से पृथ्वी पर बसने वाले जन भी बराबर हैं। पृथ्वी माता भी अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होता। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, पुर माने भी नगर होता है, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, आंगन में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। माने समानता का भाव है। समानता के भाव के द्वारा ही जो है पृथ्वी की प्रगति है, राष्ट्र का प्रगति है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार मिला है। जब समन्वय होगा तभी जो है राष्ट्र की भरपूर प्रगति होगी और सबको ये अधिकार भी मिला है प्रगति करने का। किसी जन को पीछे छोड़ करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र की प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। अर्थात जो राष्ट्र के 3 अंग हैं, भूमि, जन और संस्कृति, ये सबकी सुध हमें खबर लेनी चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। करें कि जब तक जो राष्ट्र रूपी अंग है, अगर उस अंग में एक अंग भी अगर निर्बल है, तो राष्ट्र स्वस्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार से समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव के पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। करने का मतलब है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो जीवन रूपी प्रवाह है, अनंत है। ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब तक सूर्य की किरणें इस धरती पर अमृत बरसाती रहेंगी, तब तक मनुष्य का जीवन रहेगा। और इतिहास के उतार चढ़ाव के साथ जो है मनुष्य के राष्ट्र निवासी जन की नई उठती लहर जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है और अजर और अमर है। जन का जो संततवाही जीवन है, हमेशा से प्रवाहित वाला जीवन है, वो नदी के प्रवाह की तरह है। यह कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। मनुष्य यहाँ रह कर के कर्म और श्रम मेहनत करता है, जिससे मनुष्य का उत्थान होता है, प्रगति होती है और उसी प्रगति के घाटों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। अब राष्ट्र के स्वरूप का जो तीसरा अंग है, वो संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। लेखक का कहना है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबद्ध मात्र, कमबद्ध मन में बिना सिर के धड़,
माने राष्ट्र का जो स्वरूप बना है, अगर संस्कृति नहीं है तो वो बिना सिर के धड़ के समान है। जैसे पूरा स्वरूप बनने में जो है मनुष्य का सिर होता है, पेट होता है, हाथ होता है, पैर होता है, लेकिन जब संस्कृति नहीं है, संस्कृति रूपी जब धड़ नहीं है, तो संस्कृति ही मनुष्य का सिर है। तो अगर संस्कृति नहीं है राष्ट्र के स्वरूप में, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप का जो सिर है वो संस्कृति है, तो वो बिना सिर के जो है वो धड़ होगा राष्ट्र का। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बिना संस्कृति के राष्ट्र का विकास या अभ्युदय उन्नति नहीं हो सकता। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि, जन और साथ साथ में जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। माने राष्ट्र का समग्र विकास तभी हो सकता है जब भूमि, जन और संस्कृति तीनों हों। यदि भूमि, जन और संस्कृति से विरहित अलग भूमि और जन और अपनी संस्कृति से अगर अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, राष्ट्र का उदय नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जो जीवन का बिटप है, पौधा है, उसका फूल संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य यश अंतर्निहित होता है। जो जीवन का पौधा है वह उसका पुष्प संस्कृति है और उसी की संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से यानी पराग से ही राष्ट्रीय जीवन का सौंदर्य राष्ट्रीय रूपी माने राष्ट्र रूपी जन का सौंदर्य बढ़ता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तरह कि हम जो भूमि पर बसने वाले जो हमारे पूर्वज थे, वह ज्ञान के क्षेत्र में जो किया है और कर्म के क्षेत्र में जो किया, वह उसका ज्ञान और कर्म ही उसके ज्ञान और कर्म में हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं। जीवन के विकास में वो इस संस्कृति का रूप प्रकट होता है। माने उनके ज्ञान और कर्म जो उन्होंने किया, उसी से हमारी जीवन का विकास होता है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। तरह की प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ माने अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ जो है इस संस्कृति को प्रेरित करती है और इसका विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं और इस प्रकार से प्रत्येक जाति की अपनी अपनी संस्कृति होती है और उस संस्कृति से भी राष्ट्र का विकास होता है। प्रत्येक प्राणी की संस्कृति को लेकर के, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो संस्कृति है उसका मूल आधार क्या है? पारस्परिक सहिष्णुता यानी सहनशीलता और समन्वय, मेल की भावना और आपस में की सहनशीलता ही हमारी संस्कृति पर हमारे संस्कृति के विकास पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। अरे जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार की लता होती है, वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, लेकिन सब आपस में मिल कर के कोई लता जो है फैलती है, कोई फूल खिलता है, कहीं वनस्पतियां बड़ी बड़ी हो या हरी भरी दिखाई देती हैं, सब आपस में मिल कर के जो है एक सुंदरता का भाव उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से हमारी राष्ट्रीय जन है और हमारी संस्कृति है। जिस प्रकार से जल में अनेक प्रकार की नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की नदियां बह करके समुद्र में जाकर के एक हो जाती हैं, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी अनेक रूप को धारण करके भी वह एक रूपता को प्राप्त करती है। माने हर संस्कृति का यही उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर सहिष्णुता हो और समन्वय के भाव हो। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां सांस्कृतिक संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है और करे कि जिस संस्कृति में समन्वय हो, सहनशीलता हो, वही जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव इस विविध रूपों में साकार होता है, यद्यपि बाह्य रूप
की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। देखिए, बाहरी रूप से तो हम अनेक प्रकार के संस्कृति देखते हैं, लेकिन जो आंतरिक रूप है, हर संस्कृति का अर्थ, हर नृत्य, गीत, कला और साहित्य और त्योहार का अर्थ एक ही है कि हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति हो। यही एक सूत्रता है। एक जो व्यक्ति सहृदय व प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्षों को स्वीकार करता है, वह चाहे जैसी भी संस्कृति हो, उस संस्कृति में आनंद लेता है। इस प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। देखिए, करें कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उससे सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। माने हमारे पूर्वज जो धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला के क्षेत्र में जो संस्कृति हमें दी है, उस संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि गौरव के साथ हमें धारण करना चाहिए और उस संस्कृति की तेज से ही अपने भावी भविष्य जीवन में प्रगति करना चाहिए। उस पूर्वजों के द्वारा, माने जो अतीत की जो संस्कृति है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उस संस्कृति का आधार बना करके हमें अपने भविष्य में जीवन में जो है उससे उन्नति करना चाहिए। इसलिए हमें जो अतीत की जो संस्कृति है, उसका संवर्धन करें। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं होता, अगर हम अतीत की संस्कृति का संवर्धन करेंगे, उसे अपने प्रगति का आधार बनाएंगे, तो वह हमारा अतीत वाली संस्कृति भार स्वरूप नहीं होगी, भूत वर्तमान को जकड़ नहीं पाएगा और हमारे लिए वो एक वरदान स्वरूप हो जाएगा। और इसलिए उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। वह राष्ट्र कब आएगा, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, जो राष्ट्र जो है हमारे पूर्वजों की संस्कृतियों से बधा हुआ। देखिए, इसमें क्या है कि जो लोकगीत और लोक कथा के हमें संरक्षण की आवश्यकता है। यह लेखक का मानना है कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं और रीति रिवाजों को बोझ न समझकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर राष्ट्र का स्वाभाविक विकास करना चाहिए। और जब हम आधार बनाएंगे, तभी